सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम है आपके रिवर बोट वाले प्रॉब्लम, नंबर वाले प्रॉब्लम, एज वाले प्रॉब्लम, फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज वाले प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है ना आपके, वो सारे सॉल्व करवा दूंगा आज के इस वीडियो में। आप लोगों को एगो कॉपी और एगो पेन निकाल के बैठ जाना है, ठीक है। चलो तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 बुक्स एंड 3 पेन्स कॉस्ट ₹110, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो बुक और पेन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड 5 बुक्स एंड 2 पेन्स कॉस्ट ₹120, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड बुक सेपरेटली। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझो। हम लोग बेसिक के साथ काम करेंगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करोगे ना आगे दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है कि एक बबुआ गया शॉप पे, वो शॉप से 4 बुक खरीदता है और 3 पेन खरीदता है, तो दुकानदार को 110 रुपए देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो। फिर एक बबुनी जाती है, मतलब लड़की जाती है, वो 5 बुक खरीदती है और 2 पेन खरीदती है, तो दुकानदार उसे 120 रुपए लेता है। तो हमें बताओ कि उस पेन और बुक का प्राइस कितना होगा। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है भैया, इसके अंदर हमें बुक और पेन का प्राइस निकालना है। तो इन दोनों को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। कैसे करना है, कैसे देखो, लेट कॉस्ट ऑफ बुक इज x रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज। वेरिएबल मान लिया। अब हमें ये वेरिएबल का यूज करके इक्वेशन बनाना है जो भी कंडीशन गिवन है। पहले स्टेटमेंट को सुनो, 4 बुक्स 3 पेन कॉस्ट ₹110। 4 बुक है और 3 पेन है। अब एक चीज को समझो, अगर एक बुक का दाम x रुपए हमने माना है, एक बुक का दाम x रुपए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बबुआ 2 बुक का दाम कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया x प्लस x 2x। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बबुआ 3 बुक का दाम कितना होगा, आप बोलोगे x प्लस x प्लस x, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो बबुआ से पूछ रहा हूं और बबुनी से नहीं पूछ रहा हूं, तो हो सकता है नाराज हो जाए। तो बबुनी आप बता दो कि 4 बुक का प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे x प्लस x प्लस x प्लस x 4x। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन कैसे बनेगा, बताओ इक्वेशन कैसे बनेगा। 4 बुक को क्या मैं 4x लिख सकता हूं, प्लस 3 पेन लिया है तो पेन का प्राइस, एक पेन का प्राइस y है, तो 3 पेन का 3y इक्वल्स टू, ये दोनों चीज वो खरीदती है और उसका रुपीज आता है 110। फर्स्ट इक्वेशन बन गया भाई। उसने 4 बुक खरीदा, 3 पेन खरीदा, हमें x और y प्राइस है हमें नहीं पता। 4 बुक का 4x, 3 पेन का 3y, और इन दोनों का प्राइस कितना है 110। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन में बबुनी क्या करती है, 5 बुक खरीद लेती है, 5x प्लस 2 पेन खरीदती है, भाई इसका प्राइस कितना है 120। सेकंड इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करूं या फिर सॉल्व कर लोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया इससे पहले वाले वीडियो में कि आपको कैसे x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 मेथड से निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, लेकिन आप ज्यादातर यूज करना एलिमिनेशन मेथड। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर यहाँ पे मान लो 4x से 5x है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे 6y बना दूं, तो ऊपर में ये वाले इक्वेशन से दोनों साइड 2 से इंटू कर दूंगा और इस वाले इक्वेशन में 3 से इंटू कर दूंगा। तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा देखो, 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 220। इसको 3 से इंटू किया, 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 360, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया, ये क्या हुआ, माइनस 7x इक्वल्स टू 360 में से 220 जाएगा तो क्या बचेगा 140, मतलब माइनस 140। इसको काट दोगे माइनस से माइनस, 14 से 7 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 20। x की वैल्यू क्या होगी 20। मतलब एक बुक का दाम 20 रुपया है। कितना है 20 रुपया है एक बुक का दाम, ठीक है। तो अब हम पेन का दाम निकालेंगे जो कि y था, ठीक है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 20 रुपए का बुक हुआ, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इस वाली इक्वेशन में। y की वैल्यू रख दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा। तो क्या है इक्वेशन, 5x की जगह पर 20 रख दो प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ठीक है। दिख रहा है आपको, यहां से 2y इक्वल्स टू 120 माइनस 100 कर दोगे भाई। 2y इक्वल्स टू 120 माइनस 100 20 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो भैया एक पेन का दाम 10 रुपए है और एक किताब का दाम 20 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ गई। हमने क्या करा भैया, सबसे पहले हमने वेरिएबल को नाम दे दिया कि हमने जो बुक लिया उसका दाम x रुपीज, जो पेन लिया उसका दाम y रुपीज, हमें नहीं पता उसका दाम क्या है। ये 2 चीज हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट था हमारे पास, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना लिया। पहले लड़का जाता है, 4 बुक खरीदता है, 3 पेन खरीदता है, दुकानदार को 110 रुपए देता है, इक्वेशन बन गया भाई। उसके बाद एक लड़की जाती है, वो 5 बुक खरीदती है, 2 पेन खरीदती है और 120 रुपए देती है, दूसरा इक्वेशन। 2 वेरिएबल दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़े। क्या इतना समझ में आया आपको, रफ करूं मैं इसको,
रफ करूं मैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको जितना अच्छा से रीड करना आता हो उतना ही मार्क्स आप अच्छे से ले आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो चारों क्वेश्चन है ना, ये हमारा फर्स्ट टाइप में आता है, नंबर एंड फ्रैक्शन वाले। जितने भी नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना और फ्रैक्शन वाले या फिर 2 डिजिट नंबर, वो सारे मैं इन टाइप्स में करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये टाइप 1 है, नंबर एंड फ्रैक्शन। तो देखो, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। तो इसके अंदर भाई दो नंबर जो है उसमें एक तो बड़ा है एक छोटा है। तो सबसे पहले हम लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, एक्स को मैंने बड़ा नंबर मान लिया और स्मॉलर नंबर को मैंने y मान लिया, ठीक है। अगर आप वापस पढ़ते हो इसको, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, मतलब डिफरेंस तो है ही नंबर का x माइनस वाई, लेकिन इसका हाफ भी है। अच्छे से पढ़ो, हाफ ऑफ डिफरेंस हो गया x माइनस वाई नंबर का, और इसका हाफ क्या है भाई, 2 के इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मतलब होता है हाफ ऑफ डिफरेंस का मतलब दो नंबर का डिफरेंस। नंबर क्या माना था, बड़ा नंबर x, छोटा नंबर y, x माइनस वाई डिफरेंस हो गया, लेकिन उसका हाफ बोल रहा था डिवाइड बाई 2, और ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। क्या इतना समझ में आ रहा है? द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस स्मॉलर नंबर इज 13। अब सम बता रहा है भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन में क्या बनेगा कि द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। ग्रेटर नंबर क्या है भाई, ग्रेटर नंबर x है, इसका बोल रहा है सम, और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस बोल रहा है, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस बोल रहा है, तो 2y करेंगे इक्वल्स टू इन दोनों का सम 13 दिया हुआ है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व कर लोगे? क्या आप सॉल्व कर लोगे कि मैं ही कर दूं? चलो ये वाला भी कर देता हूं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 आया है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस चला जाएगा, तो माइनस चला गया, ये हो गया माइनस 3y, ये हो गया आपका माइनस 9, माइनस से माइनस, 3 से 9, 3 टाइम्स में, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो स्मॉलर नंबर 3 हो गया हमारा, क्या हो गया 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली इक्वेशन में देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई कितना है 3, तो x की वैल्यू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो भाई बड़ा नंबर 7 हो गया। तो यही दो नंबर है जिनका डिफरेंस करने पे हाफ ले रहे तो 2 आ रहा है, बड़े वाले के साथ छोटा नंबर का दुगना सम कर रहे तो 13 आ रहा है। तो ये कंडीशंस थे, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया तो दोनों नंबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको सोचना है, घबराना नहीं है। लंबे लंबे स्टेटमेंट आएंगे, घबराना नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, अच्छे से समझो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, कोशिश करो 4 स्टेप भी अगर सॉल्व करो तो अच्छे से करो, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं हम, ठीक है, देख लो, फाइन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सॉल्व कर दिया, दूसरा भी सॉल्व कर दिया, थर्ड देखो। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से। द सम ऑफ डिजिट, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर ये 24 है तो इसमें डिजिट क्या होगा और नंबर क्या होगा? इसमें डिजिट क्या होगा और नंबर क्या होगा, बता दो। नंबर का मतलब पूरा ये 24 पूरा एक नंबर है, तो ये होगा नंबर। और डिजिट की बात करें तो 2 और 4 क्या होगा इसके अंदर, डिजिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर का मतलब हमने 24 पूरा हमारा एक नंबर हुआ, लेकिन जब मैं बात करूंगा डिजिट की तो ये होगा इसका डिजिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि भैया बता रहे हैं कि जो ये 24 है इसको पूरा नंबर बोलेंगे, और इस 24 को अगर मैं 2 और 4 में लिखता हूं तो ये इसके डिजिट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो वापस। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या है, x और y मान लेते हैं, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है इसका सम ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट क्या बताया, 2 और 4, जैसे 24 में डिजिट था तो इसके अंदर क्या होगा, x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई, 10 है। क्या इतना समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट समझो। एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द नंबर इज 34। अब नंबर की बात कर रहा है, पहले वाले स्टेटमेंट में तो इसने डिजिट की बात की तो हमने सॉल्व कर दी, अब नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहां पे समझो। क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं 1 × 10 प्लस 2 × 1। तो ये जो आप 12 देख रहे हो इसको हमने कैसे लिखा, 1 × 10 10 होता है, प्लस 2 × 1 2 होता है, तो 10 प्लस 2 क्या होगा, 12 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 का लिख के दिखाओ तो आप बोलोगे भैया 2 × 10 प्लस 7 × 1। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 87 का लिख के दिखाओ तो आप बोलोगे भैया 8 × 10 प्लस 7 × 1। तो क्या आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि जब भी हम नंबर को तोड़ रहे हैं ना, नंबर को हम तोड़ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं ये 10 सब में फिक्स है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो ये 10 हमेशा फिक्स है और यहाँ पे 1 फिक्स है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? ये बात क्या आपको मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ x और y का लिख के दिखाओ, जो हमने ये लिखा है ऐसे ही x और y का लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे जो यूनिट प्लेस पे है y उसको 1 के साथ इंटू कर रहे हैं। देखो 10 यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे 1 फिक्स है सब में, वैसे ही यहाँ पे 10 फिक्स है और यहाँ पे 1 फिक्स है। तो नंबर क्या बना? एक्स वाई इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। जो हमारा नंबर था ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है इसीलिए ऐसे लिखेंगे। 3 डिजिट की बात करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। 2 डिजिट में क्या होता है? एक होता है टेंस प्लेस और एक होता है यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस के लिए 10x हो गया, यूनिट प्लेस के लिए y हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इतना मैंने इस नंबर को इस तरीके से तोड़ दिया, अब ये नंबर बना। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपको समझाने के लिए कि किसी भी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अलग अलग तोड़ दूं, यूनिट प्लेस को अलग लिख दूं, टेंस प्लेस को अलग लिख दूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, इतना मैं रफ करता हूं, उसके बाद आगे करते हैं। तो नंबर क्या आ गया हमारा भाई? नंबर क्या आ गया? 10x प्लस वाई। वापस इसको रीड करो यहां से। कहां थे हम लोग? कहां थे? यहां थे। देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये जो नंबर है इसका डिफरेंस बोल रहा है, दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब भैया एक नंबर की बात कर रहा है जो कि एक्स वाई था, उसका हमने बोला 10x प्लस वाई, लेकिन ये तो डिजिट को रिवर्स करके बोल रहा है, मतलब x के जगह पे y और y के जगह पे x। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 10y प्लस x। डिजिट को रिवर्स कर दिया, जो यहां पे था उसको यहां पे लिख दिया, जो यहां पे था उसको यहां पे लिख दिया। अब ये बोल रहा है ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना बोल रहा है भाई? 34। तो क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं? n1 माइनस n2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इक्वल्स टू क्या आया? इक्वल्स टू 34। इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था? सम ऑफ द डिजिट इज 10। ये दूसरा इक्वेशन, मतलब पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। दोनों को सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? आप जब इस ब्रैकेट को खोलोगे ना, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो सब कुछ x y के टर्म में आ जाएगा। तो एक इक्वेशन x y में नीचे, एक इक्वेशन x y में ऊपर, दोनों को सॉल्व कर लेना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप आंसर निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था कि डिजिट प्लेस को समझो। इस एक नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंस प्लेस और ये हो गया यूनिट प्लेस। ठीक है, इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलो रफ करूं, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भाई फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फाइंड फ्रैक्शन। तो लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y मान लेते हैं। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या बोल रहा है? वापस रीड करो। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। पहला स्टेटमेंट है, न्यूमरेटर में अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/3। इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 3x माइनस 2 इक्वल्स टू y। ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स टू y। तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन तो x अपॉन y था, लेकिन इसके न्यूमरेटर में 2 से माइनस किया तो वैल्यू आ रही है 1/3। वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व किया तो एक लीनियर इक्वेशन आया हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है इसी फ्रैक्शन में से अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता हूं तो ये 1/2 के इक्वल बन रहा है। इसको भी सॉल्व कर दो। 2x इक्वल्स टू y माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। दूसरा इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या आप सॉल्व कर लोगे? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकलेगी, उसको आप फ्रैक्शन में रख देना, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है फिक्स चार्ज क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा भैया? फॉर एग्जांपल मान लो एक हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो मैंने कहा कि हॉस्टल में रहने के लिए आपका एक फिक्स चार्ज तो देना ही आप सभी को। फॉर एग्जांपल हर बच्चे को 10,000 देना ही देना है, वो कंपलसरी है। तो हर बच्चा 10,000 देगा, तो वो क्या होगा? फिक्स अमाउंट हो गया। अब मैं कहता हूं कि जो बच्चा रोज खाना खाएगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जितना दिन खाना खाएगा उसका चार्ज अलग से देना है। तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया भैया, और जो हम रोज खाना खा रहे हैं उसका अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance cover for a journey of 10 km, the charge paid 75 rupees, and for a journey of 15 km, charge paid rupees 110. What will a person have to pay for traveling 75 km? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझो। टैक्सी का एक चार्ज तो फिक्स है, उसके पास फिक्स चार्ज है। अब वो क्या है हमें नहीं पता। तो लेट
फिक्स चार्ज भी मान लेते हैं एक्स रुपीस। ये क्या हो गया, एक्स रुपीस हो गया। अब ये कह रहा है कि चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इतना 75 रुपीज। मतलब 10 किलोमीटर का जर्नी जब वो कंप्लीट करेगा तो आपसे 75 रुपीज ले रहा है। तो मान लेता हूं कि चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज। इस क्वेश्चन को समझो, एक टैक्सी है, वो आपसे फिक्स अमाउंट तो ले ही रहा है, आपसे फिक्स अमाउंट ले रहा है, वो कितना है, एक्स रुपीज है, हमें नहीं पता, वो हर किसी से लेगा, चाहे कोई 2 किलोमीटर जाएगा उससे भी लेगा, 3 किलोमीटर भी जाएगा उससे भी लेगा, मतलब हर किसी से फिक्स अमाउंट तो ले रहा है। अब एक्स्ट्रा जो भी चल रहे हैं फिक्स अमाउंट के बाद, मान लो मुझे 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर के हिसाब से ये चार्ज पर किलोमीटर वाई ले रहा है, तो 2 किलोमीटर के लिए 2y लेगा। समझ रहे इस चीज को? तो पहला जर्नी देखो, जर्नी 1 का पहले इक्वेशन बनाते हैं। जर्नी 1 में क्या कह रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹75, मतलब 4 किलोमीटर चला है। अच्छा, तो एक तो फिक्स है इसका प्राइस भाई, हर टैक्सी वाला एक्स रुपीज तो लेगा ही लेगा, फिक्स प्राइस है। प्लस ये कितना चला है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीज ले रहा है, चार्ज कर रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10y इक्वल्स टू पैसा ले लिया 75। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जर्नी 2 का बनाए। जर्नी 2 का क्या होगा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 110, मतलब 15 किलोमीटर चल रहा है तो वापस एक तो फिक्स प्राइस होगा, 15 किलोमीटर का 15y इक्वल्स टू कितना ले रहा है, 110 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है वो देखो, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 75 किलोमीटर। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकलेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी को 75 किलोमीटर जाना है तो वो कितना पैसा देगा। तो सबसे पहले इक्वेशन बना दो, 75 किलोमीटर जो जाएगा, एक तो फिक्स प्राइस देगा x, 75 किलोमीटर जा रहा है मतलब 75 इंटू वाई, इतना पैसा वो देगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, x और y की वैल्यू ये दोनों इक्वेशन से निकालोगे और यहां पे रख दोगे तो 75 किलोमीटर जाने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा इस पर्सन को। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए रफ करूं इसको, मैं रफ करूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्ट ऑफ मंथली चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे ऑन हैज टेकन द फूड इन द मेस व्हेन प्रीति टेक्स 20 डेज फूड एंड पेज 6000 एंड टीना टेक्स 25 डेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अ पार्ट ऑफ मंथली चार्ज इज फिक्स, मंथली चार्ज फिक्स है। ठीक है, तो लेट फिक्स अमाउंट पहले फिक्स कर देते हैं, लेट फिक्स चार्ज BX रुपीज। उसके बाद प्रीति ने 20 दिन खाना खाया, उसका पैसा दिया 6000। ठीक है, तो हमें पर डे का भी निकालना पड़ेगा, पर डे चार्ज। पर डे चार्ज भाई, रोज खाना खाओगे तो रोज का खाने का पैसा कौन देगा, कौन भरेगा पैसा। तो वाई रुपीज भाई पर डे का है, मतलब आज खाना खाया मैंने वाई रुपीज दिया, कल खाना खाया वाई रुपीज दिया, 3 दिन खाना खाया 3y रुपीज दिया। तो अब इसको पढ़ो वापस, प्रीति टेक्स 20 डेज फूड एंड पे 6000, मतलब 20 दिन इसने खाना खाया है। तो फिक्स प्राइस देखो प्रीति के लिए क्या बनेगा, एक तो फिक्स प्राइस उसको देना ही देना है मंथली चार्ज, उसके बाद 20 दिन खाना खाया तो 1 दिन का वाई रुपीज, तो 20 दिन का 20y, और 20 दिन खाना खाने के बाद इसने 6000 रुपए दे दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखो, फॉर टीना टेक्स 25 डेज एंड पेज 7000। टीना के लिए इक्वेशन बनाए। टीना के लिए क्या होगा, उसने 25 दिन खाना खाया तो एक तो मंथली फिक्स प्राइस, फिक्स चार्ज सॉरी, और 25 डेज खाना खाया तो 25y इक्वल्स टू 7000, यहाँ पे 6000 आएगा। ठीक है, ओके। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू होगी और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फूड पर डे। ये कॉस्ट फूड पर डे है और ये फिक्स प्राइस है। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दी है। अभी तक नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर पूरा क्लियर कर लेना। तो वहां से आप उस वीडियो को देख के सारी चीजें क्लियर कर लेना कैसे सॉल्व करना। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब तीसरा देखें, इसको रफ करूं। चलो बस इक्वेशन बनाना है इसके अंदर, और कुछ करना ही नहीं है, बाकी के काम तो आप भी कर लोगे, बस इक्वेशन बनाना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फर्स्ट 2 डेज, मतलब पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी का। लेट फिक्स चार्ज भी कितना मान ले भाई, x मान लेते हैं, x रुपीज। ठीक है, x रुपीज। एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर, मतलब 2 दिन से ज्यादा अगर आप लाइब्रेरी में हो या फिर जाओगे तो वो फिर एडिशनल चार्ज आपसे लेगा। तो अमित ने 36 रुपए दिए हैं फॉर 7 डेज, अमित ने 36 रुपए दिए हैं, 36 रुपीज दिए हैं फॉर 7 डेज। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले अमित के लिए इक्वेशन बनाते भाई। अमित के लिए इक्वेशन बनाओगे तो इसने 36 रुपए दिए 7 डेज के, तो सबसे पहले 7 डेज, ये 7 डेज हो गया, 7 दिन गया है, तो इसको तोड़ लो 2 दिन, 2 डेज और 5 डेज में। क्यों किया, क्योंकि इसका फिक्स प्राइस x है
और चार्ज पर डे कर देते हैं, चार्ज पर डे y रुपीज़। तो 5 दिन के लिए क्या होगा 5y, और इसका पैसा इसने दिया 36 रुपये। ये पहला इक्वेशन आ गया। क्या समझ में आया? 2 दिनों के लिए x रुपीज़ फिक्स था, तो 2 दिन माइनस भी तो करोगे 7 दिन में से, उसका प्राइस तो फिक्स है x रुपीज़। उसके बाद जो भी दिन बचेगा 5 दिन बचा, तो उसके लिए 5y हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का चार्ज कर रहा है लाइब्रेरी y रुपीज़। समझ रहे हो? तो 5y पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाए राहुल के लिए, राहुल के लिए बना दे दूसरा इक्वेशन। राहुल पेड 27 रुपीज़ फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए गया और उसने 27 रुपये दिए। तो सबसे पहले 5 डेज गया वो, इसको तोड़ लो, 2 डेज में प्लस 3 डेज, ठीक है। तो इसका चार्ज फिक्स है, 3 दिन का हो जाएगा 3y, और पैसा दिया इसने 27। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, x और y की वैल्यू आएगी, तो x क्या होगा फिक्स प्राइस, y क्या होगा चार्ज पर डे। इक्वेशन बना लोगे, आंसर सही आ जाएगी, कंफर्म है। इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलिए ओके बच्चा, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग टाइप 3 करेंगे, एज प्रॉब्लम। इसके अंदर हम एज निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द एज ऑफ द फादर is twice the sum of the ages of his 2 children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of father. सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है। The age of father is twice the sum of the ages of 2 children. तो let ages of 2 children x and y, 2 बच्चे हैं, उन दोनों का एज कितना है, एक का x है और एक का y है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को वापस पढ़ो। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब जो पापा हैं हमारे, पापा, इनका जो एज होगा वो ट्वाइस होगा इन दोनों के सम से, x प्लस वाई। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाला इक्वेशन बनेगा। क्या कह रहा है कि पापा का एज इन दोनों बच्चों का एज का समीशन से ट्वाइस होगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। आगे पढ़े। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। 20 साल बाद यही पापा का एज कितना हो जाएगा, 20 साल बाद, अभी इतना है तो 2xy प्लस 20 साल बाद, मतलब 20 साल ऐड कर दो भाई, यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे, एज आ जाएगा। 20 साल ऐड कर दोगे तो जो एज पहले था ये 20 साल बाद वाला एज होगा, ये वाला 20 साल बाद, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब 20 साल बाद जो ये चिल्ड्रन का एज होगा उनका ही समीशन इसके पापा जी का एज होगा। कैसे, देखो अब हम लोग 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो अगर 20 साल पहले इस बच्चे का उम्र x था तो 20 साल बाद x प्लस 20 होगा। वैसे ही इस बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा 20 साल बाद y प्लस 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो पापा का उम्र आएगा ना, सेकंड स्टेटमेंट से जो पापा का उम्र है वो बोल रहा है कि 20 साल बाद वाला जो एज होगा इसके बच्चे का, उसका समीशन होगा तो x प्लस 20 प्लस y प्लस 20, ठीक है। तो पापा का 20 साल उम्र बाद ये होगा, मतलब 20 साल बाद का उम्र पापा का ये होगा, और ये जो इक्वेशन आता पहला उसके हिसाब से ये होगा। तो दोनों पापा हैं, दोनों का उम्र 20 साल का बाद है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं, नहीं समझे। 20 साल बाद वाला ये भी इक्वेशन है, 20 साल बाद वाला ये भी इक्वेशन है, पापा तो एक ही है ना, पापा तो एक ही है ना, तो इक्वेट कर दो इसको। देखो कैसे, 2x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू, इसके साथ इक्वेट करो, x प्लस 20 प्लस वाई प्लस 20। यहाँ पे 20 40 और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 40 में से 20 चला जाएगा तो इस साइड क्या बचेगा 20, और क्या है x प्लस वाई। इधर क्या है भाई, खोल दो ब्रैकेट, 2x प्लस 2y। इधर 2x प्लस 2y है, इधर x प्लस y है। x प्लस y को अगर मैं इधर भेजता हूं तो इन दोनों में से x और y निकल जाएगा, मतलब 2x माइनस x x होगा और 2y माइनस y y होगा, इक्वल्स टू 20। x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई 20। हमें पापा का उम्र निकालना है, हमें क्या करना है, फाइंड द एज ऑफ फादर। तो पापा का उम्र पहले ये था, ये पापा का उम्र था, ये पापा का उम्र था, x प्लस y की वैल्यू 20 निकाल दी, यहाँ पे रख दोगे ब्रैकेट में 20, तो पापा का उम्र क्या आ जाएगा, क्या था 2 इंटू एक्स प्लस वाई था, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पे रख दो, तो पापा का एज 40 हो गया। कितना हो गया 14 ईयर्स पापा का एज, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या किया हमने, समझ में आई। पहला इक्वेशन तो पहले स्टेटमेंट से ही बन गया, ये रहा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी हमने सेकंड स्टेटमेंट से बनाया, लेकिन फिर हमने देखा कि दोनों पापा हैं और दोनों का एज 20 साल बाद का ही ये दोनों इक्वेशन, तो दोनों को इक्वेट करके हम इक्वेशन बनाएंगे जहां से x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को उठा के हमारे पापा के एज में रख दी, तो वहां से पापा का एज निकल गया 40 साल। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको मैं रफ करूं, ठीक है। आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही इसके अंदर आप स्ट्रांग होते जाओगे। जितना ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर बाद, तो 5 साल बाद फादर एज विल बी
3 times द एज ऑफ हिज सन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, लेट एज ऑफ फादर x मान लेते हैं और एज ऑफ सन y मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 5 साल बाद पापा का एज 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 years बाद 5 साल बाद क्या होगा, पहले x था तो पापा का एज हो जाएगा x + 5 और बेटे का एज हो जाएगा y + 5। 5 साल बाद इनका एज चेंज हो जाएगा, 5 साल ऐड हो जाएगा उनके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5 साल बाद की बात की जा रही है, पहले x ईयर्स था एज, तो 5 साल बाद क्या होगा, x + y पापा का और y + 5 बेटे का। तो क्या कह रहा है, वापस पढ़ो, 5 years hence fathers will be 3 times the age of his son। मतलब जो पापा है ना वो 3 टाइम्स है, तो पापा क्या है, x + 5, ये 3 टाइम्स है बेटे का y + 5। ठीक है, अगर बेटे का एज 2 है, मान लो ये पूरा 2 है, तो इनका एज क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो पहला इक्वेशन हमने बना दिया। दूसरा इक्वेशन देखें, दूसरा इक्वेशन 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, फादर वॉज 7 times as old as his son, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब 5 साल पहले, अब पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 years पहले की बात की जा रही है। तो पहले में एज क्या हो जाएगा, इससे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब पापा का एज x - 5 और बेटे का एज y - 5। तो क्या कह रहा है, 5 years ago फादर वॉज 7 times, 7 टाइम्स का मतलब हो जाएगा कि जो पापा का एज है जैसे x - 5 वो 7 टाइम्स है बेटे के एज से। ये 5 साल पहले वाला इक्वेशन है, ये 5 साल बाद का इक्वेशन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व किया जाएगा इसको, क्या आप सॉल्व कर लोगे इस इक्वेशन को? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हमने क्या किया भाई, 5 साल बाद का एज निकाला पापा का और बेटे का, जो भी स्टेटमेंट में गिवन था उसका इक्वेशन बना दिया। उसके बाद 5 साल पहले का एज निकाला पापा का बेटे का, जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना दिया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, पापा का एज निकाल लोगे, पापा का एज क्या होगा, x, वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये हमारा हो गया 4th टाइप। इसके अंदर क्या होता है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको रफ करें, इसको रफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो इसको। A boat goes 24 km upstream and 28 km downstream in 6 hours. It goes 30 km upstream and 21 km downstream in 6 hours 30 minutes. The speed of boat in still water is। सबसे पहले समझो, ये पानी में एक बोट है, पानी में एक बोट है। तो सबसे पहले अगर पानी मूवमेंट नहीं कर रहा, स्टिल है, तो मानते हैं बोट का स्पीड है, लेट बोट स्पीड इन स्टिल वाटर x km/h। अब अगर स्ट्रीम्स आ गई, या तो डाउन स्ट्रीम आएगा इसके साथ इस तरीके से, या फिर अपस्ट्रीम आएगा, तो बोट स्पीड इन स्ट्रीम, ये कितना होगा, y km/h। तो एक चीज समझो, जब अपस्ट्रीम आएगा तो बोट की स्पीड चेंज होगी, डाउनस्ट्रीम आएगा तो बोट की स्पीड चेंज होगी। भाई कैसे, बोट चल रहा है, अपस्ट्रीम आ गया मतलब सामने से पानी का बहाव आ रहा है, तो बोट की स्पीड को रोकेगा, धीरे करेगा इसको। अगर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, इसी डायरेक्शन में ढकेल रहा है इसको, धारा है इस तरीके से, जब बोट हमारा डाउनस्ट्रीम में होगा तो इसकी जो भी स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेव्स भी आ रही है पानी के और बोट भी मूव कर रहा है। लेकिन जब अपस्ट्रीम में होगा तो इसकी स्पीड को धीरे करेगा। तो भाई हमारे पास 2 स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा भाई, मान लो कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x km/h है, ठीक है, अपस्ट्रीम आया y km/h से, तो x - y हो जाएगा km/h, माइनस होगा, क्योंकि अपस्ट्रीम क्या करता है कि बोट के स्पीड को स्लो करता है और डाउनस्ट्रीम क्या करता है, बोट के स्पीड को इंक्रीज करता है, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में पानी का बहाव आता है इसलिए। ठीक है, तो यहां पे एक और हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, x + y, इसके अंदर ऐड हो गया km/h। अब पढ़ो क्वेश्चन को। अ बोट गोज 24 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। टाइम क्या दिया हुआ है भाई, 6 आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम को देखो, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया, 24, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, x - y km/h, नीचे रख दो, x - y km/h प्लस 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गया है, तो 28 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x + y, तो यहाँ पे x + y। पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाओ। ओके, तो पहला इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम,
ठीक है, और 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आवर्स और मिनट दोनों है, तो कैसे लिखोगे इसको? मिनट को मैं 6 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, 6 आवर और हाफ आवर, हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 2 12 प्लस 3 13/2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं 13/2 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लिया है 13/2 और कह रहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चला है, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का स्पीड है बोट का x माइनस वाई, प्लस 21 किलोमीटर भाई कहाँ चला है? डाउनस्ट्रीम में, तो x प्लस वाई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व हो जाएगा? इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये जो 1/x माइनस वाई है इसको p ले लेना, p ले लोगे 1/x माइनस वाई, और ये जो 1/x प्लस वाई है इसको q ले लेना। तो होगा क्या कि ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। किस तरीके से? देखो एक बना के दिखा सकता हूँ, 13/2 इक्वल्स टू 30p प्लस 21q। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। p और q की वैल्यू आएगी, जो भी p और q की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखना, और यहाँ से x और y में दो इक्वेशन बनेगा, यहाँ से भी दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करोगे, वहाँ से x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा x क्या होगा? बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, और y क्या होगा? बोट स्पीड इन स्ट्रीम। हमें क्या निकालना है? बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, तो x हमारा आंसर होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो बस आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में इतने ही थे। आई होप सारे टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए। बाकी सारा काम सुन लो क्या है, आपको क्या करना है वो भी समझ लो। आपको क्या करना है ना, जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो लगाओ भाई, इसके अंदर जितने भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, उसको नोट करो। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तभी जाके आपका ग्रिप आएगा और यहां से मार्क्स डेफिनेटली आप उठाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाओ पढ़ाई करो, एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।